गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने बेटा लास्ट क्लास के अंदर प्रोडक्शन फंक्शन का टॉपिक स्टार्ट किया था। इससे पहले अपन डिमांड यूटिलिटी से रिलेटेड, अब अपन एज ए प्रोड्यूसर के व्यू से अपन कुछ इसके अंदर बेटा जो एक्टिविटीज कर रहे हैं इसके अंदर, जिसके अंदर अपने प्रोडक्शन कैसे होता है, प्रोडक्शन किसे कहते हैं, प्रोडक्शन के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद में अपने प्रोडक्शन फंक्शन का जो टॉपिक है वो इसके अंदर स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में। प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में बताया था कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसके अंदर अपन जो इनपुट्स और आउटपुट के बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो अपन देखते हैं इसके अंदर। फंक्शन एज ए मैथमेटिकल वर्ड। फंक्शन का मतलब होता है कि इनडिपेंडेंट जो वेरिएबल्स है उससे यदि अपन डिपेंडेंट वेरिएबल यदि कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। तो इसके अंदर अपन ये देखते हैं कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसके अंदर जो इनपुट्स और आउटपुट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो देखी जाती है इसके अंदर। यानी किसी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, किसी कमोडिटी को बनाने के लिए उसके अंदर कितने इनपुट्स किस क्वांटिटी के अंदर डालने से या कितने इनपुट्स उसमें लगाने से कितने आउटपुट है या कितना गुड्स है या कितनी कमोडिटी की यूनिट्स है वो अपने को मिलेगी, कितनी अपने को इससे उत्पादन मिलेगा, वो अपन इसके अंदर प्रोडक्शन फंक्शन से कैलकुलेट करते हैं। आज अपन इसके अंदर जो ले रहे हैं मैडम वो अपना प्रोडक्शन फंक्शन का टाइप्स या फॉर्म्स। देखिए इससे लास्ट क्लास में मैंने एक बताया था कि इसके अंदर शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म होता है। तो जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसके भी बड़ा टू टाइप्स ही है। एक तो इसके अंदर शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन और एक इसके अंदर होता है अपना लॉन्ग। अब मेन अपने को ये देखना है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो प्रोडक्शन फंक्शन है इसके अंदर डिफरेंस क्या है। देखिए किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, किसी भी कमोडिटी को बनाने के लिए उसके अंदर कोई ओनली वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो यूज नहीं किया जाता है। उसके अंदर बहुत सारे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो यूज होते हैं। जैसे उसके अंदर रॉ मटेरियल का यूज होता है, लेबर का यूज होता है, उसको बनाने के लिए मशीन वगैरह का यूज होता है ना। इस प्रकार के इसके अंदर बहुत सारे जो फैक्टर्स लगने के कारण उसके अंदर जो प्रोडक्शन है वो गुड्स का अपने को मिल पाते हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि मान लीजिए अपने को प्रोडक्शन की यूनिट चेंज करनी है, तो एक तो होता है शॉर्ट पीरियड, एक होता है लॉन्ग पीरियड। इसका कोई पर्टिकुलर पैरामीटर नहीं है कि पर्टिकुलर एक फिगर्स है या एक ईयर्स की जो वैल्यू है उसको अपन मान के उसको लॉन्ग और शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अलग अलग इंडस्ट्रीज, अलग अलग बिजनेस के अकॉर्डिंग अलग अलग है वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पीरियड होते हैं। तो यदि इसका जो अपन एनालिसिस है वो शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं तो वो तो होता है शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, और यदि अपन इसका एनालिसिस लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो वो होता है लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन। अब शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है कि शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर यदि प्रोडक्शन की एक्स्ट्रा यूनिट की जाती है या एडिशनल प्रोडक्शन किया जाता है तो उस एडिशनल प्रोडक्शन को करने के लिए अपने को सीधी सी बात है कि इनपुट इसमें इंक्रीज करने पड़ेंगे। अब इसके अंदर जितने भी अपन ने उसमें इनपुट यूज किए हैं यदि वो इनपुट्स हैं वो यदि सब अपन उसके अंदर इंक्रीज कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है कि शॉर्ट पीरियड के अंदर मान लीजिए अपन एक मशीन है वो स्टेब्लिश की और उससे अपन प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब मान लीजिए अपने प्रोडक्शन की यूनिट इंक्रीज करनी है तो उस प्रोडक्शन की यूनिट को इंक्रीज करने के लिए उस प्रोडक्शन में लगने वाला रॉ मटेरियल है वो अपन आसानी से परचेज कर सकते हैं। उसके अंदर जैसे कोई लेबर वगैरह एक्स्ट्रा अपने को उसके अंदर इन्वॉल्व करने, वो अपन एक्स्ट्रा लेबर है उनको भी हायर कर सकते हैं। एक्स्ट्रा जो एक्सपेंडिचर मान लीजिए उस प्रोडक्शन की यूनिट से लगने वाला वो कर सकते हैं। लेकिन अब अपन उसके अंदर कोई दूसरी मशीन है उसको स्टेब्लिश नहीं कर सकते क्योंकि उस मशीन को स्टेब्लिश करने के लिए अपने को एक टाइम चाहिए और उतने टाइम के बाद भी अपन उसके अंदर दूसरी या तीसरी मशीन है उसको यूज कर सकते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर एक मशीन के द्वारा अपन यदि उसके अंदर प्रोडक्शन की यूनिट इंक्रीज करते हैं, लेबर की यूनिट इंक्रीज करके या और कोई एक्स्ट्रा जो मटेरियल उसके अंदर यूज हो रहा है जिसको अपन परिवर्तित कर सकते हैं, तो वो तो कहलाता है शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन।
और जो शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन का जो एनालिसिस के लिए जो अपना है उसके लिए अपन क्या करते हैं बेटा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन यानी परिवर्तनशील उत्पादों का नियम, इसके द्वारा बड़ा इसके अंदर अपन इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल जो प्रोपोर्शन है वो ये बताता है कि एक एडिशनल यूनिट इंट्रोड्यूस करने के कारण आपको कितना एडिशनल प्रोडक्शन मिल सकता है। तो एडिशनल इनपुट्स और एडिशनल जो आउटपुट का जो रिलेशन है वो अपने को किसके द्वारा प्राप्त होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब देखो बेटा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है कि इसके अंदर यदि आपने मान लीजिए अपन ये मानते हैं कि जैसे एक यूनिट आपने मशीन है ना, इसको एज ए कैपिटल के रूप में, एक यूनिट मान लीजिए आपने दो फैक्टर लगाए लेबर, और उससे आपको आउटपुट मिला कितना, 2 यूनिट्स का। यानी आपने एक यूनिट लेबर की और एक यूनिट आपने कैपिटल की इंट्रोड्यूस की, और उसके कारण आपको जो प्रोडक्शन मिला वो किसके बराबर मिला, 2 के बराबर मिला, ये आपका प्रोडक्शन हुआ। अब इसके ऊपर के ऊपर अपन बार कर दिया, तो इसका मतलब है ये फिक्स फैक्टर है, यानी इसको अपन परिवर्तित नहीं कर सकते। अब मान लीजिए अपन इसके अंदर चेंज करते हैं कि अपने एक यूनिट कैपिटल यानी मशीन वगैरह और 2 यूनिट लेबर की लगाई, उससे अपने को प्रोडक्शन मिला वो 5 के अकॉर्डिंग। तो देखिए वेरिएबल प्रोपोर्शन का मतलब यहाँ पे उनके अनुपात में परिवर्तन हो रहा है। किसके अनुपात में परिवर्तन हो रहा है, जो इसके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसके अनुपात में परिवर्तन हो रहा है। यानी इसके अंदर फर्स्ट 1:1 था, अब 1:2 हो गया। तो ये क्या कहलाता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहलाता है। यानी शॉर्ट पीरियड के अंदर जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो सारे बड़ा इसके अंदर वेरिएबल नहीं होते, उसके अंदर मिनिमम 1 फैक्टर वेरिएबल होता है और अदर फैक्टर से वो फिक्स होते हैं। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक फैक्टर है वो फिक्स होता है, अदर फैक्टर से वो वेरिएबल हो सकते हैं इसके अंदर। तो उस स्थिति के अंदर जब फिक्स और वेरिएबल फैक्टर को अपन जब यूज करते हैं, प्रोडक्शन की एडिशनल यूनिट यदि अपन प्रोड्यूस करते हैं, तो जब एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो उसके जो अनुपात है, जो फैक्टर्स है, उनके रेशियो में परिवर्तन आता है। तो वो परिवर्तन है वो क्या कहलाता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसको बड़ा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न भी अपन बोलते हैं। ठीक है, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्यों बोलते हैं, तब अपन इसको लॉ ऑफ ये वेरिएबल प्रोपोर्शन का जब एनालिसिस करेंगे उस समय अपन डिस्कस करेंगे कि इसको जो सेकंड इसका जो वर्डिंग है वो क्यों दिया गया इसके अंदर। तो ये प्रोडक्शन फंक्शन का बड़ा वेरिएबल प्रोपोर्शन वाला समझ में आ गया। वेरिएबल प्रोपोर्शन यानी परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, यानी इसके जो अनुपात है, प्रोपोर्शन है, इनके रेशियोज है वो आपस में चेंज होते रहते हैं। इसके अलावा जैसे और इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करें, जैसे 1 यूनिट का प्रोडक्शन करना है ना, 1 यूनिट कैपिटल और उसके बाद में 3 यूनिट लेबर की लगाई, तो अपने को 8 यूनिट के बराबर प्रोडक्शन हुआ। तो देखिए इसके अंदर जो कैपिटल और लेबर का जो रेशियो है, फिर इसके अंदर 1:1 का जो रेशियो था वो चेंज होके कितना हो गया, 1/3 हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर यदि अपने को शॉर्ट टर्म जो प्रोडक्शन फंक्शन है, तो प्रोडक्शन फंक्शन इक्वल टू QX यानी क्वांटिटी अपन x की बना रहे हैं, फंक्शन यानी इसकी जो मेन इंडिपेंडेंट फैक्टर से जो डिपेंडेंट फैक्टर के अंदर जो इसका इफेक्ट है वो एनालिसिस करते हैं अपन। इसके अंदर K और इसके अंदर L, जैसे ये 2 फैक्टर हैं, इस रूप में बड़े इसको शॉर्ट टर्म के अंदर अपन प्रोडक्शन फंक्शन को दिखा सकते हैं। अब उसके बाद में सेकंड आता है इसके अंदर लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन। लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब है कि यदि अपन इनपुट और आउटपुट के जो रिलेशनशिप को यदि अपन एनालिसिस करते हैं, यदि उसको लॉन्ग टर्म के अंदर एनालिसिस करते हैं, तो उस स्थिति के अंदर वो क्या कहलाता है, लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है। और लॉन्ग टर्म जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसका जो एनालिसिस अपन करते हैं वो इसके अंदर करते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, यानी उसके स्केल में परिवर्तन हो गया कि किस लेवल के ऊपर, किस स्केल के ऊपर आप किस पैमाने के ऊपर उत्पादन कर रहे हो, वो बड़ा इसका एनालिसिस होता है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल के अंदर। यानी प्रोडक्शन का स्केल ही चेंज हो गया। अब मान लीजिए आपने जो प्रोडक्शन का स्केल है वो एक मशीन है, यानी उस लेवल के ऊपर, उस पैमाने पर आप प्रोडक्शन कर रहे हो।
अब आपने उसके अंदर दो मशीनें लगा दी, दो मशीन यूज कर दी, तो उस कंडीशन के अंदर वो पैमाना चेंज हो गया, उसका लेवल चेंज हो गया कि अब वो प्रोडक्शन है वो 2 यूनिट के ऊपर हो रहा है। ठीक है, यानी अपन एनालिसिस करते हैं किसी हाउस होल्ड का, यदि उसके अंदर अर्निंग करने वाला पर्सन एक ही है, कमाने वाला व्यक्ति है, तो इसके ऊपर रिकॉर्डिंग हो गया। तो उसके अंदर जो फैक्टर है वो एक ही पर्सन है। यदि उसके अंदर कमाने वाले दो हो गए तो उसका एनालिसिस, उसका पैमाना चेंज हो गया कि उसके अंदर अर्निंग का जो सोर्स है वो दो फैक्टर से हो रहे हैं। तो इसके अंदर भी वही चीज है बेटा कि लॉन्ग रन एक ऐसा टाइम होता है, एक ऐसा पीरियड होता है जिसके अंदर जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो टोटल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो वेरिएबल होते हैं। और इसके अंदर जो प्रोपोर्शन के अंदर चेंज हो रहा है बेटा, इसके अंदर देखिए अलग अलग चेंजेस हो रहा है, अलग अलग डायरेक्शन के अंदर चेंज हो रहा है, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल के अंदर जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसके जो रेशियोज है, उनके अनुपात, उनके प्रोपोर्शन है, उनके अंदर जो परिवर्तन होता है वो सेम डायरेक्शन के अंदर परिवर्तन होता है, सेम अनुपात के अंदर परिवर्तन होता है। यानी एक यूनिट लेबर, एक यूनिट कैपिटल, एक यूनिट कैपिटल, एक यूनिट लेबर, एक्स्ट्रा जैसे चलेगी 2 यूनिट लेबर, 2 यूनिट कैपिटल, 3 यूनिट लेबर की और 3 यूनिट ही कैपिटल की, है ना। तो उससे बड़ा इसका जो अपन एनालिसिस करते हैं वो होता है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल के अंदर प्रोडक्शन फंक्शन यदि अपने को दिखाना है तो प्रोडक्शन फंक्शन इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ एक्स प्रोडक्ट फंक्शन इसमें के और एल। अब इसके अंदर के ऊपर बाल लगाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि कैपिटल का मतलब वो नहीं है कि जो बिजनेस को अंदर अपन इन्वेस्ट करते हैं उसको कैपिटल। कैपिटल का मतलब बेटा जितने भी आपकी लॉन्ग टर्म फिक्स जो अमाउंट ऑफ जो कैपिटल है वो इन्वेस्ट कर देते हैं अपन, जैसे मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट वगैरह के अंदर, वो आपकी कैपिटल ही है इसके अंदर। ठीक है, कैपिटल के दो पार्ट्स होते हैं, वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल। वर्किंग कैपिटल जो रूटीन में काम आती है, रॉ मटेरियल परचेज कर दिया, लेबर को पेमेंट कर दिया, रूटीन के एक्सपेंसेस पे कर दिए, वो वर्किंग कैपिटल। और यदि आपने उस कैपिटल को मशीनरी के अंदर, इक्विपमेंट्स के अंदर, प्लांट के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, वो फिक्स कैपिटल। तो ये कैपिटल ही होती है, उसको अपन ये बोलते हैं कि एसेट, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, वो पार्ट बेटा यहाँ पे नहीं है। कैपिटल का मतलब यहाँ पे मशीन, प्लांट, इक्विपमेंट जो प्रोडक्शन के अंदर यूज किए जाते हैं वो इसके अंदर आते हैं। तो इसके अंदर जब अपन इसका एनालिसिस करेंगे लॉन्ग रन के अंदर, तो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल के द्वारा इसको एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो ये बड़ा इसके अंदर जो प्रोडक्शन फंक्शन है, प्रोडक्शन फंक्शन के 2 टाइप्स हैं, एक तो शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, एक लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन। यदि शॉर्ट टर्म के अंदर उसको एनालिसिस किया जाता है तो शॉर्ट टर्म के अंदर कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो वेरिएबल होते हैं, कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो फिक्स होते हैं। तो जब फिक्स और वेरिएबल फैक्टर मिलके यदि प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं तो प्रोडक्शन किस रेशियो में, किस अनुपात में फैक्टर्स के अंदर चेंज होता है, उसका जो एनालिसिस है वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के द्वारा किया जाता है। ये इसका बड़ा प्रोडक्शन फंक्शन का एक फॉर्मूला अपन बना सकते हैं। इसके अंदर यदि प्रोडक्शन फंक्शन को यदि अपन एनालिसिस कर रहे हैं तो एनालिसिस यदि अपन कर रहे हैं वो लॉन्ग रन के अंदर कर रहे हैं। लॉन्ग रन एक ऐसा टाइम जिसके अंदर जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो टोटल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल हो, यानी उसके अंदर कोई भी प्रोडक्शन है वो इसके अंदर फिक्स नहीं हो। अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन अपने जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उसको चेंज करने की अपनी एबिलिटी हो, अपने के अंदर उसको चेंज कर सकते हैं और वो चेंज हो सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है, लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है। और लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन का जो एनालिसिस है वो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर बड़ा इसको टॉपिक वाइज, पॉइंट वाइज लेके चलोगे बहुत इजी है, और इसके अंदर सारा बड़ा मिक्स कर दोगे तो मिक्स होने के बाद आपको बड़ा अलग अलग पॉइंट करने में दिक्कत आती है। तो इसके अंदर देखिए अपन पॉइंट वाइज चल रहे हैं। प्रोडक्शन बताया, प्रोडक्शन क्या होता है, उसके बाद में प्रोडक्शन फंक्शन का टॉपिक स्टार्ट किया बेटा। प्रोडक्शन फंक्शन भी बताया आपको कि प्रोडक्शन फंक्शन का मेन मीन क्या होता है। उसके बाद में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उसके नेचर के अकॉर्डिंग फिक्स और वेरिएबल। उसके बाद में जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसके टाइप्स अपन ने लिए हैं, और जो प्रोडक्शन फंक्शन के टाइप्स हैं उसके अंदर टू टाइप्स है, शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट टर्म यदि प्रोडक्शन फंक्शन को एनालिसिस करना है तो उसके लिए लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन को एनालिसिस करना पड़ेगा। यदि आप इसको लॉन्ग टर्म को एनालिसिस कर रहे हो तो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल को आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। ये इसके अंदर यहाँ तक है। अब ये लॉ जो रिटर्न टू स्केल है और लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, जो लॉ है ये तो बड़ा ये बताता है अपने को इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप। प्रोडक्शन फंक्शन फिजिकल इनपुट फिजिकल आउटपुट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो बताता है प्रोडक्शन फंक्शन।
लेकिन जो लो वेरिएबल प्रोपोर्शन है वो ये बताता है कि एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के कारण आपको कितना उसका इनपुट और कितना आउटपुट वो एनालिसिस इसके अंदर किया जाता है। ठीक है, अब इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी ले बेटा, इसके अंदर कुछ वर्डिंग है वो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले, कि अपन उसके बाद में इसको एनालिसिस करें। तो सबसे पहले अपन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसके अंदर जो नेक्स्ट पार्ट अपन वो ले रहे हैं, कुछ बेसिक जो अपना इसको एनालिसिस करने के लिए रिक्वायर्ड है, जरूरी है। तो सबसे पहले बेटा इसके अंदर आता है टोटल प्रोडक्शन, या इसका दूसरा नाम ये है टोटल फिजिकल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन या टोटल फिजिकल प्रोडक्शन, अब इसको टीपी या टीपीपी बोलते हैं। ठीक है, इससे बड़ा कोई दिक्कत नहीं है कि टोटल प्रोडक्शन या टोटल फिजिकल प्रोडक्शन आप बोलते हो, क्योंकि फिजिकल रूप में होता है, क्योंकि फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट के रिलेशन को अपन इसमें एनालिसिस करते हैं, तो इसको अपन टोटल फिजिकल प्रोडक्शन भी लिख सकते हैं। अब देखो बेटा, टोटल फिजिकल प्रोडक्शन क्या होता है कि यदि आपने किसी भी कमोडिटी या किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए जितनी इनपुट्स उसके अंदर यूज किए हैं, इनपुट्स का मतलब जितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उसके अंदर यूज किए, उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज करने के कारण आपको जितना भी आउटपुट मिला है वो टोटल प्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, यानी किसी भी प्रोडक्शन की प्रोसेस के अंदर जितना इनपुट्स यूज किया गया, जितनी उत्पादन की इकाइयों को काम में ली गई है, उस उत्पादन की इकाइयों की वजह से, है ना, इनपुट की वजह से जितना आउटपुट आपको मिला है, यानी जितना उत्पादन आपका हुआ है, वो क्या कहलाता है, टोटल प्रोडक्शन कहलाता है इसके अंदर। अब मान लीजिए मैंने किसी, है ना, गुड्स को बनाने के लिए बेटा यदि 1 यूनिट इनपुट यूज की, उसके कारण यदि मेरे को 2 यूनिट का प्रोडक्शन मिला, यानी उसकी 2 इकाई मेरे को मिली, तो वो क्या कहलाएगा इसके अंदर, टोटल प्रोडक्शन कहलाएगा इसके अंदर। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने बेटा इसके अंदर एग्जाम्पल के रूप में अपन कुछ भी मान सकते हैं, है ना, किसी भी आपने मान लो कमोडिटी है, यानी जैसे बिस्किट्स बनाने, मेरे को बिस्किट्स बनाने के लिए मैंने उसके अंदर यूज क्या करूँगा, जिसके अंदर बेटा देखिए सीधी सी बात है कि उसके अंदर जो अपना आटा है वो यूज होता है, चीनी यानी शुगर वगैरह बेटा वो यूज होती है, मिल्क है, घी है, ये यूज होता है। उसके बाद जैसे अदर मटेरियल यूज होते हैं। अब उसकी मैंने क्वांटिटी ली, इसके अंदर इतनी इतनी क्वांटिटी डाली इसके अंदर, जैसे एक केजी है वो आटा बेटा, 1 केजी चीनी, आधा लीटर जैसे, है ना, घी, 1 लीटर दूध, वो अपने उसकी इनपुट है। और वो डालने के बाद में मेरे को मान लीजिए 3 या 4 केजी जो बिस्किट्स है उसका प्रोडक्शन हुआ, तो मेरा जो टोटल प्रोडक्शन है वो ये है, इसके अंदर 4 केजी बिस्किट्स है। अब उसके अंदर मेरे को रॉ मटेरियल की कोई जरूरत नहीं है कि इसके अंदर कौन सा रॉ मटेरियल कितनी क्वांटिटी के अंदर मैंने यूज किया, मेरे को तो इतना पता है कि इतने इनपुट से मेरे को इतना प्रोडक्शन मिला, तो वो क्या कहलाता है, टोटल प्रोडक्शन कहलाता है। उसके बाद जो सेकंड आता है इसके अंदर एवरेज प्रोडक्शन। ठीक है, एवरेज प्रोडक्शन को बेटा अपन एवरेज फिजिकल प्रोडक्शन बोल सकते हैं। अब देखिए एवरेज प्रोडक्शन होता क्या है, एवरेज प्रोडक्शन का मतलब इसको बेटा एपी एवरेज प्रोडक्शन या एपीपी एवरेज फिजिकल प्रोडक्शन हम बोल सकते हैं। इसके अंदर एवरेज का मतलब बेटा जैसे अभी आपने निकाला ना इसके अंदर, जैसे अपना बिजनेस जो स्टेट्स का पेपर है बेटा, जो एबीएसटी का सेकंड पेपर है, उसके अंदर अपने पढ़ते थे ना सेंट्रल एवरेज, जिसमें मीन, मीडियन, मोड वगैरह अपने पढ़े थे। उसके अंदर एवरेज का मीन मैंने स्टार्टिंग की क्लास में बताया था, एवरेज का मतलब होता है 1 यूनिट के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, यानी इसके अंदर टोटल ऑफ आइटम डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम को कर दें तो उस स्थिति के अंदर मिलता है, यानी जितने भी टोटल ऑफ आइटम है, आइटम का टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम यदि निकालें तो अपना क्या आ जाता है, एवरेज आ जाता है। तो यहाँ पे अपने को एवरेज प्रोडक्शन निकालना है, तो एवरेज प्रोडक्शन कैलकुलेट करने के लिए बेटा टीपी टोटल प्रोडक्शन
को डिवाइड कर देंगे किससे, क्वांटिटी ऑफ फैक्टर। ठीक है, यानी अपने कितने फैक्टर को यूज किया उसके लिए, उसके अकॉर्डिंग अपन निकाल सकते हैं। जैसे बड़ा अपने मान के चलते हैं कि अपने लेबर की 1 यूनिट, उससे अपने को क्वांटिटी टोटल प्रोडक्शन ये मानते हैं, टोटल प्रोडक्शन मिला 10, तो इसका एवरेज प्रोडक्शन कितना हो गया, वो हो गया बड़ा 10। अब 2 यूनिट्स लेबर से अपने को 25 का प्रोडक्शन मिला, तो 25 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 12.5। ये बड़ा इसका एवरेज प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो एवरेज प्रोडक्शन अपन कैसे निकाल लेंगे, जितना भी टोटल प्रोडक्शन है उसको क्वांटिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उससे डिवाइड कर देंगे, तो अपना टोटल प्रोडक्शन है वो कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट आता है इसके अंदर, ये बड़ा दूसरा हो गया, पहला टीपी, दूसरा एपी, और उसके बाद में तीसरा है मार्जिनल प्रोडक्शन या मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन। मार्जिनल प्रोडक्शन या मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन, इसको बोलेंगे अपन एमपी या एमपी। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्शन या मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन। अब देखिए बेटा, मार्जिनल यानी सीमांत उत्पादन क्या होता है। सीमांत उत्पादन का मतलब है कि यदि आप एक एडिशनल यूनिट ऑफ इनपुट चेंज करते हो, यानी उसके अंदर यदि उसको इंक्रीज करते हो या डिक्रीज करते हो, उसके कारण आपका जो टोटल प्रोडक्शन है उसके अंदर जो चेंज आता है वो क्या कहलाता है, आपका मार्जिनल प्रोडक्शन या मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, इसके अंदर अपन लिखते हैं, देखिए इसको निकालने का फॉर्मूला होता है, यदि मार्जिनल प्रोडक्शन अपने को निकालना है, एमपी निकालना है, उसका फॉर्मूला होगा डेल्टा टीपी डिवाइड बाय डेल्टा क्यूएफ। ठीक है, ये बेटा इसका फॉर्मूला होता है। इसको क्यू एफ इसलिए फैक्टर के लिए इसके मैंने साथ में एफ यूज किए, इसको क्यू एन ये भी बेटा लिख सकते हैं, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जगह आप इसको डायरेक्ट क्यू या डायरेक्ट एन भी आप इसको लिख सकते हो। तो इसके अंदर देखिए अपन इसी एग्जांपल से इसको देखिए बेटा कि यहाँ पे जैसे अपना क्या है कि प्रोडक्शन की जो इनपुट्स है वो 1 से अपन ने 2 कर दिए, यानी अपना जो इनपुट्स है वो इंक्रीज हुआ, उसमें चेंज हुआ, उसमें इंक्रीज हुआ, उसके कारण प्रोडक्शन में कितना चेंज आया वो देखना है। तो चेंज का मतलब है 10 to 25, तो 25 माइनस 10 तो कितना हो गया बेटा, 15 हो गया। चेंज इन क्वांटिटी यानी ये बेटा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 2 हो गए, कितने थे 1, तो डिवाइड बाई 1 तो कितना आएगा 15 आएगा, 15 आएगा। ठीक है, तो जितना प्रोडक्शन के अंदर चेंज होता है और जितना इनपुट्स के अंदर चेंज होता है उसको अपन मार्जिनल प्रोडक्शन बोलते हैं। ये बड़ा कई बार एक बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ गया, नॉर्मली क्या होता है कि सेम ही होता है, जैसे इसका चेंज है 15 है तो 15 ही होता है। एक बार जैसे बड़ा एग्जाम में क्वेश्चन दिया, जैसे क्वांटिटी ऑफ इनपुट है ना, जैसे n मान लेते हैं और उसके बाद में इसका आउटपुट, उसमें दे रखा था 100 के अकॉर्डिंग 5000, 200 के अकॉर्डिंग 7000, उसके बाद में क्या करते हैं बड़ा 500 के अकॉर्डिंग यहाँ पे दे रखा था 12000। अब इसके अंदर ये पूछ लिया है कि इसके अंदर आप है ना मार्जिनल प्रोडक्शन बताइए इसके अंदर। अब मार्जिनल प्रोडक्शन करने के लिए नॉर्मली ध्यान नहीं देते कई बार, तो इसके अंदर क्या करते हैं बच्चे, इस चीज को भूल जाते हैं और इसका डिफरेंस लेके लिख देते हैं। जैसे फर्स्ट में तो लिख दिया तो 2000, ठीक है, यानी इसके अंदर 2000 डिवाइड बाय अपन क्या करें, इसके अंदर 100 हो गया ना, डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 20। अब देखिए यहाँ पे अगर इसको सेम वे में चेंज कर दिया तो बड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए प्रोडक्शन की यूनिट्स है वो 100 ही है, सेकंड में भी डिवाइड 100 कर दी, लेकिन यहाँ पे देखिए जो इनपुट है बड़ा उसमें चेंज क्या आ रहा है 200 से 300 हो रहा है। ठीक है, तो उस स्थिति के अंदर इसका जो चेंज है वो कितना है 5000 है।
अब डिवाइड बाई इसके अंदर यदि आपने 100 करके 50 निकाल दिया तो आपका आंसर है वो गलत हो जाएगा, यानी मार्जिनल जो प्रोडक्शन है वो 20 नहीं है इसके अंदर। तो इसके अंदर अगर अपने इसको डिवाइड करें कितने से, चेंज कितना है इसका 300, तो 300 से डिवाइड करेंगे, वो बड़ा अपना मार्जिनल प्रोडक्शन है। ठीक है, तो ये बड़ा इसकी तीन टर्मिनोलॉजी है, यानी दोनों ही लॉ को एनालिसिस करने के लिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, उसको एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले ये तीन टर्मिनोलॉजी है, जिसके अंदर टोटल प्रोडक्शन जिसको टीपीपी भी बोलते हैं, एवरेज प्रोडक्शन एपीपी भी बोलते हैं, मार्जिनल प्रोडक्शन जिसको एमपीपी भी बोलते हैं। इसको कैलकुलेट कैसे करना है, टोटल प्रोडक्शन तो बड़ा जितनी भी अपन इनपुट्स यूज करते हैं उससे जो प्रोडक्शन मिला वो टोटल प्रोडक्शन या टोटल फिजिकल प्रोडक्शन। एवरेज प्रोडक्शन जितना भी टोटल प्रोडक्शन उसको क्वांटिटी ऑफ फैक्टर से डिवाइड कर देंगे, कैलकुलेट हो जाएगी। मार्जिनल प्रोडक्शन यानी जितना भी एडिशनल यूनिट यदि इंक्रीज करने या डिक्रीज करने से प्रोडक्शन में जो चेंज आता है वो क्या कहलाता है, मार्जिनल प्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो ये बड़ा इसका बेसिक जो एक कहते हैं ना टर्मिनोलॉजी या एक इसका बेसिस पार्ट है वो अपना कंप्लीट हो। अब इसके अंदर अपना जो नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, यानी परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। अब इसके बारे में अपन कुछ पॉइंट बड़ा जानने भी लगे कि देखिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि यदि शॉर्ट पीरियड के अंदर एक प्रोडक्शन फंक्शन होता है जो इनपुट और आउटपुट के बीच रिलेशनशिप बताता है, यदि ये रिलेशनशिप शॉर्ट पीरियड के लिए एनालिसिस की जाती है तो ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहलाता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का मतलब होता है उसके अंदर किसी भी गुड्स या किसी भी कमोडिटी का प्रोडक्शन करने उसके लिए कुछ फैक्टर है वो फिक्स और कुछ फैक्टर उसके अंदर वेरिएबल होते हैं। अगर अपने को प्रोडक्शन की यूनिट को इंक्रीज करना है तो अपन फिक्स फैक्टर को इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि शॉर्ट पीरियड उसको चेंज करना पॉसिबल नहीं है। अपन उस स्थिति के अंदर वेरिएबल जो अपने फैक्टर है उनको चेंज करते हैं, और जब वेरिएबल फैक्टर को चेंज करते हैं तो उनके जो रेशियोज चेंज हो जाते हैं, जिसके अंदर बड़ा ये रेशियो जो भी मैंने बताया कि यहाँ पे ये देखिए 1 to 2 है ना, इसके अंदर कैपिटल भी लिया था इसके अंदर, तो उसमें बताया था कि जैसे कैपिटल की एक यूनिट लेबर की एक यूनिट उनका रेशियो 1:1। अब कैपिटल तो एक ही रहेगी और यदि लेबर की दूसरी यूनिट लगा दे तो उनका रेशियो चेंज होकर 1 और 2 हो जाएगा, तीसरी यूनिट लगा दे तो 1 और 3 हो जाएगा, तो उनका जो रेशियो है उनमें परिवर्तन होता रहता है। तो वो अपना क्या कहलाता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहलाता है। अब इसके लिए कुछ इसके टर्मिनोलॉजी जिसमें टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन बड़ा वो अपन ने इसके बारे में डिस्कस किया। अब इसकी टेबल और डायग्राम इसकी कौन कौन सी स्टेज होती है वो अपन बड़ा इसकी नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको डिस्कस करेंगे पूरे को डीपली। और ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ बेटा, ये एग्जाम के अंदर 20 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, एक एक ईयर के गैप से आया हुआ है, यानी एक ईयर बेटा क्वेश्चन आ गया, फिर एक गैप आ गया, फिर नेक्स्ट सेकंड आ गया, फिर एक गैप आ गया, फिर आ गया, यानी या लगातार बेटा कंटिन्यूस रूप से भी ये रिपीट हुआ है। तो ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बेटा इजीली प्रिपेयर हो जाएगा। इस यूनिट के अंदर अगर अपन देखें जो अपने बड़े क्वेश्चन बनते हैं उसके अंदर एक तो ये लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन, एक बड़ा लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, ये दो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके अंदर जो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन है उसको अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर बड़ा पूरा डिटेल से एनालिसिस करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, ठीक है।